आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ना है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण के अंतर्गत हमने बताया था आप लोगों को कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाओं को कुल 5 भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र हमने बताया था RC डबल बांड H। एक तो हमने बताया था किसके साथ अभिक्रिया, विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया। दूसरा हमने बताया था किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया, OH के साथ अभिक्रिया। तीसरा हमने बताया था कौन सा, कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया, CO के साथ अभिक्रिया। चौथा हमने बताया था पूरा COOH के साथ अभिक्रिया। और पांचवा क्या बताया गया था आपको, एल्किल समूह के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, आयनीय हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। किसकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, आयनीय हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाइए, आयनीय हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं, आयनीय हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं। फर्स्ट नंबर बनाइए, आयनीय हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं। आयनीय हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं किस तरीके से होती हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, द्रुबल मोनो अम्ल है, द्रुबल मोनोबेसिक अम्ल है। द्रुबल मोनोबेसिक अम्ल है क्यों, कैसे पता चलता है, क्योंकि इसका जब हम जलीय विलयन बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ये क्या होता है, द्रुबल मोनोबेसिक अम्ल है। देखिए आपको पता होना चाहिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का प्राथमिक सदस्य कौन सा होता है, HCOOH होता है। ये आयनीय हो जाता है, जल में घोलते हैं तो टूट जाता है HCOO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में। मतलब क्या दे रहा है यहाँ पर, H पॉजिटिव दे रहा है ना। या मैं बात करता हूँ किसकी, CH3COOH की बात करता हूँ। इसको हम जब जल में विलयन बनाते हैं तो बन जाता है क्या आपका, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन और प्लस क्या निकल जाता है आपका, H पॉजिटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन देने के कारण स्पष्ट होता है क्या, ये द्रुबल मोनोबेसिक अम्ल है। मतलब कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने के साथ साथ में इसकी कुछ हम अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेंगे। कुछ हम किस प्रकृति को दिखाएंगे, अम्लीय प्रकृति को दिखाएंगे। जैसे इसके अम्लीय लक्षण को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं हम, पहला हम कराते हैं प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ अभिक्रिया। प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसकी प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। प्रबल धन विद्युतीय धातुएं, आपको पता होना चाहिए कि प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के अंतर्गत है कौन सा, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, लिथियम है। ये सभी क्या होते हैं, प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होते हैं। और ये सभी प्रबल धन विद्युतीय धातुएं जब कभी भी अम्लों के साथ, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वहां से क्या मुक्त कर देते हैं, हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इसकी प्रकृति कैसे हो, अम्लीय है। इस तरीके से देखिए HCOOH होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स की अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं, सोडियम के साथ करा देते हैं। तो सोडियम के द्वारा H2 का विस्थापन यहाँ से हो जाता है। सोडियम के द्वारा किसका विस्थापन हो जाता है, H2 का विस्थापन हो जाता है और फिर प्राप्त हो जाता है 2HCOONA और प्लस क्या निकल जाएगा, H2। इसका नाम क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ कौन सा आपका, एस्टिक अम्ल की बात करता हूँ, CH3COOH। इसके 2 मॉलिक्यूल्स की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो यहाँ से क्या निकल जाता है आपका 2CH3COONA और प्लस क्या H2 विस्थापित होता है। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम एसीटेट की प्राप्ति होती है। क्या होता है, सोडियम एसीटेट। मतलब कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की विशेष प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है कि अम्लों में से हाइड्रोजन मुक्त होता है यदि इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं हम,
प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ कराते हैं। इसकी यह क्रिया यह प्रदर्शित करती है कि इसकी प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। एक बार फिर देख लीजिए इसकी क्रियाओं के बारे में। हमने बताया 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनमें से सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कौन सा, आयनीय हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाएं। मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु जब स्थापित होता है तो किस तरीके से क्रिया होती है, यह आयनीय होता है। मतलब कि जब यह आयंस के रूप में चेंज होता है, जैसे फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल जब आयंस के रूप में चेंज होगा HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाएगा, या CH3COOH है, ये चेंज हो जाता है एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन का निर्माण कर लेता है। मतलब ये H पॉजिटिव दे रहा है, क्या दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अम्ल है। और इसकी कुछ अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है कि धातुओं के साथ अपक्रिया, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो क्या मुक्त होता है, आपका हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो लिखिए आयनीय हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाएं, लिखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ध्रुवल मोनोबेसिक अम्ल है, ध्रुवल मोनोबेसिक अम्ल है, जो जलीय विलयन में आयनित होकर जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन और कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं। ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट आयन, ये हो जाएगा आपका एसीटेट आयन। ये दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए, दोनों रिएक्शन ये नए लाइन्स लिखे। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कुछ अम्लीय लक्षण निम्न है। कुछ अम्लीय लक्षण निम्न है। ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखिए प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ क्रिया। प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ क्रिया। लिखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और साथ में लवण का निर्माण होता है। लवण का निर्माण होता है। ये क्रिया नोट कर लीजिए, दोनों अभिक्रियाएं
बी नंबर देखिए, आप लोगों को पढ़ना है, इसके अम्लीय लक्षण को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए हम किसके साथ क्रिया करा दें तो क्या बन जाए, तो पता चल जाएगा कि अम्ल है ये। क्षार के साथ क्रिया करा दें, लवण और जल बन जाए, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये अम्ल है। अगर हम इसकी क्रिया किसी भी क्षार के साथ करा दें तो लवण और जल का निर्माण हो जाएगा, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है ये अम्ल है। तो देखिए, तो किसके साथ क्रिया कराएंगे हम, क्षारों के साथ क्रिया, क्षारों के साथ क्रिया। क्षार में महत्वपूर्ण क्षार कौन सा होता है, KOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब देखिए हम क्रिया कराते हैं HCOOH की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ करा देते हैं, तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यहाँ पर सोडियम जुड़ जाएगा, मतलब क्या निकल जाएगा, HCOO Na और प्लस H2O। ये बना क्या आपका, सोडियम फॉर्मेट। क्या बना, सोडियम फॉर्मेट, जो कि एक प्रकार का क्या है, लवण है, मतलब कि साल्ट है। और ये तो जल तो बना, ये लवण और जल बना, ये सॉरी ये क्षार है, तो ये क्या है आपका, अम्ल है। यही तो होगा, यही तो होगा। अगला देखिए, जैसे एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, NaOH के साथ करा दें, तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na प्राप्त हो जाएगा क्या आपका, CH3COO Na और प्लस क्या H2O। ये क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है आपका, ये लवण है, और ये क्या है, क्षार है, तो मतलब ये क्या है आपका, अम्ल है। समझ पा रहे हैं ना। और देखिए एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी एक क्षार ही होता है, बेस ही होता है। अगर हम इसकी क्रिया CH3COOH की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, NH4OH के साथ करा दें, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से किसकी प्राप्ति होगी, किसकी प्राप्ति होगी, बोलिए, CH3COO NH4 और प्लस क्या H2। इसे क्या बोलेंगे हम, अमोनियम एसीटेट। ये क्या है आपका, अमोनियम एसीटेट की प्राप्ति होती है, जो कि क्या है, एक प्रकार का लवण है, मतलब कि साल्ट है। ये क्षार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अम्ल हो जाएगा। तो इन क्रियाओं से क्या पता चलता है, इन क्रियाओं से पता चलता है कि इसकी प्रकृति कैसे है, अम्लीय है, क्योंकि क्षार के साथ क्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना, नोट कर लीजिए। अगला देखिए सी नंबर, धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया। सी नंबर देखिए, धातु कार्बोनेटों और धातु बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया किस तरीके से होती है, देखिए यहां पर कोई भी है 2HCOOH है, इसकी क्रिया किसके साथ करा देते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ करा देते हैं, 2Na, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ करा देते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। सोडियम के द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो जाएगा, 2 सोडियम के द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएंगे, तो प्राप्त हो जाएगा 2HCOONA और प्लस क्या CO2 और प्लस क्या H2O। नहीं, एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है, एक के द्वारा एक निकल रहा है, 2 के द्वारा 2 निकल रहा है, एक मॉलिक्यूल से जब निकलेगा बस, तो क्या है ये सोडियम फॉर्मेट है ना। इस तरीके से अब क्रिया नहीं समझ में आई है। अगला देखिए, जैसे आपका है 2CH3COOH और प्लस क्या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहाँ से सोडियम के द्वारा 2 हाइड्रोजन स्थापित कर दिया जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा 2CH3COO
Na और प्लस क्या CO2 प्लस क्या H2O। ये तो धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया हुई। बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है, देखिए HCOOH प्लस NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक सोडियम के द्वारा एक हाइड्रोजन स्थापित हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा HCOO Na प्लस CO2 प्लस H2O। देखो भैया यहाँ से निकल जाएगा CO2, यहाँ से H और H और O बना लेगा क्या H2O। जैसे आपका क्या है CH3COOH, इसके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब धातु बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम के द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 और CO2 शेष बचेगा ना, मतलब बनेगा क्या CH3COO Na और प्लस क्या CO2 प्लस क्या। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, रिएक्शन सबका नाम पता है ना, हमने बताया है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मिक अम्ल ना, और ये क्या है एसिटिक अम्ल। चलिए अगला पढ़िए, ये तो था अग्नीय हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया। अगला लिखिए, इसके बाद सेकंड अभिक्रिया कौन सी पढ़नी थी आप लोगों को? हाँ, सेकंड नंबर लिखिए, सेकंड नंबर लिखिए हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, ब्रैकेट में लिख लीजिए बांड OH समूह का विस्थापन। इसके अंतर्गत फर्स्ट अभिक्रिया पढ़ना है आप लोगों को, कौन सा? एल्कोहलों से अभिक्रिया। एल्कोहलों से अभिक्रिया, एल्कोहलों से अभिक्रिया किस तरीके से होती है? देखिए हमने आप लोगों को कई बार बताया है अभिक्रिया, जब हमने एल्कोहल भी पढ़ाया था तभी हमने इस अभिक्रिया को बताया था। एल्कोहल पढ़ाते समय हमने बताया था, इसी को बोला जाता है, क्या जानते हैं? एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। हमने आप लोगों को बताया था जिस तरीके से अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं इनऑर्गेनिक में, अकार्बनिक में जिस तरीके से अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी तरीके से कार्बनिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर और जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीफिकेशन अर्थात एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए आपको पता होना चाहिए HCOOH है, इसकी अभिक्रिया C2H5OH के साथ करा दें, C2H5OH के साथ करा देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा OH, यहाँ से H बन जाएगा क्या आपका HCOO C2H5 प्लस H2O। ये क्या है? एथिल फॉर्मेट। क्या है इसको, क्या बोलेंगे हम? एथिल फॉर्मेट बोलेंगे, जो कि क्या है, एक प्रकार का एस्टर है। इसी तरीके से कोई भी, जैसे आपका है क्या CH3COOH है, इसके क्रिया C2H5OH के साथ करा देते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH, यहाँ से H और CH3COO C2H5, मतलब कि CH3COO C2H5 प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट। कईयों बार बताया गया है भैया, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट की प्राप्ति होती है। और ये जानते हैं क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। और देखिए एस्टर किस तरीके का? RCOO R गैस या R प्रकार का सूत्र, R प्रकार का यौगिक क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। इसी तरीके से तो है ये, इसलिए क्या है, एक प्रकार का एस्टर, इसे एस्टरीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। आप लोगों को कई बार अभिक्रिया बताई गई है कि जब हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? एस्टरीफिकेशन अर्थात एस्टरीकरण कहलाती है। नोट कर लीजिए इसको।
हाँ, ये तो था एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं पढ़ा रहे हैं, इसमें अभी ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं। जैसे आपको पढ़ना है फास्फोरस हाइलाइडों के साथ अभिक्रिया, मतलब PCl3 PCl5 के साथ अभिक्रिया, निर्जलीकरण, अमोनियम लवण का पर ताप का प्रभाव, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, तब जाकर के आपका पूरा होगा क्या OH समूह के साथ अभिक्रियाएं। इसके बाद अभी आप लोगों को कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया पढ़ना है, फिर उसके बाद कौन सा कार्बोक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया पढ़ना है, COH के साथ, फिर एल्किल समूह के साथ अभिक्रिया पढ़ना है, तब जाकर के आपका पूरा होगा ये टॉपिक। तो कल पढ़ाते हैं कौन सा इसके बाद का हाइड्रोक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया होंगे।